नमस्कार। डीडी कॉन्क्लेव देश की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सकल भट्ट। डीडी कॉन्क्लेव की इस श्रृंखला के आज के अंक में हम बात करेंगे युवा शक्ति की। हम बात करेंगे खेलों से लेकर स्टार्टअप इकोसिस्टम तक, यूथ पावर, स्टार्टअप टू स्पोर्ट्स, और एक बड़ी तस्वीर की किस तरह से युवा शक्ति ने एक नए भारत की दिशा और दशा न केवल बदल दी, लेकिन एक नए भारत की, एक मजबूत भारत की, एक एनर्जाइज्ड नेशन की नींव रखी हुई है। और जब हम इन सब की चर्चा करेंगे, वी विल लुक एट अ लार्जर नैरेटिव, हाउ द एंटायर जर्नी, the policy initiatives under the Modi government in sports ecosystem and to innovation or startup ecosystem have actually not only energized the nation, but they have not only kick-started the New India movement, but how this New India is all about for the young and by young. मतलब कि नया भारत, युवा भारत, एक एनर्जाइज्ड नेशन और युवा भारत और युवा शक्ति को किस तरह से स्पोर्ट्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने एक नई नींव रखी है और एक नई दिशा दी। और हमारे साथ युवा भारत की चर्चा करेगी और अपने दिल की बात हमसे शेयर करेगी डीडी न्यूज के इस कॉन्क्लेव में, इस अंक में। एंड वी हैव अ वेरी हाई पावर्ड पैनल टुडे, वी आल्सो हैव ऑडियंस इन द स्टूडियो। बट मैं सबसे पहले अपने पैनल का आप सबसे तारुफ या इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी। हमारे साथ डीडी कॉन्क्लेव में आज मौजूद है आलोक अग्रवाल जी। आलोक अग्रवाल जी इनोवेटिव इवेंजलिस्ट है, बेसिकली एक टेक्नोक्रेट है जो कि इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में हमसे चर्चा करेंगे और किस तरह से दिस इज बीन सीन एज अ न्यू पैराडाइम शिफ्ट इन मेनी वेज। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हमारे साथ पूनम बेनीवाल जुड़ी हुई है। और वो सब दर्शक जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता है, पूनम बेनीवाल डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, खासतौर पर बॉक्सिंग फ्रेटर्निटी आप साई को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रही है। एंड एज ऑफ नाउ आप हाई परफॉर्मेंस मैनेजर है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। हमारे साथ मौजूद है डीडी कॉन्क्लेव के इस अंक में प्रणव भाटिया जो स्टार्टअप के फोर्स टू रेकन विद माने जाते हैं, इनोवेटिव इंक्यूबेटर है। थैंक यू सो मच प्रणव हमसे जुड़ने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद है अनुज यादव का। अनुज यादव है डायरेक्टर एंड सीओओ सुकृति सोशल फाउंडेशन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये है डीडी कॉन्क्लेव, डीडी न्यूज कॉन्क्लेव की ऑडियंस, जहां पे युवा भारत, युवा शक्ति, और इनमें से हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स या एथलीट्स अभी मौजूद हैं जिन्होंने देश को हाल ही के ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया है। वो अपने कोचेस के साथ भी यहाँ आए हुए हैं हमसे बातचीत करने के लिए। और स्टार्टअप इकोसिस्टम के कुछ नामी गरामी नाम भी है यहाँ पे, दोज हु आर एक्चुअली डूइंग वेरी वेरी वेल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। एंड आई एम गोइंग टू क्विकली स्टार्ट विद मिस्टर अग्रवाल। लेट्स क्विकली जस्ट काइंड ऑफ अंडरस्टैंड ये जो स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट, ये जो जर्नी रही, पहले तो इसके बारे में पुरानी सरकारों को न पता था, न बातें हुई, फिर एकदम से कॉन्सेप्ट आया, उसने पूरे देश को जोड़ दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द यंगर जनरेशन, द यंगर लॉट, एंड हाउ डू यू लुक एट द होल जर्नी कवर्ड सो फार। हम आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं और स्टार्टअप अगर देखें, द वे इंडिया गार्नर्ड सो मच ऑफ इंटरनेशनल अटेंशन एंड इट कंटिन्यूज टू डू सो। इसकी इंटरनेशनल समिट्स में चर्चा हो रही है। हाउ डू यू सी दिस इंडिया बीइंग लुक्ड अप एज अ स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? योर ओपनिंग रिमार्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ डीडी का बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये स्टार्टअप का सारा कल्चर जो है भारत में सिर्फ 12-15 साल हुए हैं, उसके पहले किसी को नाम भी नहीं पता होता था। और इसकी वजह से आप ये देखिए कि दो चीज़ें एक साथ हुई हैं। इसके पहले तो ये था कि आप पढ़ लिख के अगर किसी अच्छे कॉलेज में गए हैं तो आपको एक ही चॉइस था, एक ही ऑप्शन था कि आप कोई अच्छी नौकरी ढूंढें। लेकिन बिकॉज ऑफ द स्टार्टअप कल्चर बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये देख रहे हैं कि मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है, मैं नौकरी करूंगा नहीं, मैं नौकरी दूंगा लोगों को। आई विल क्रिएट जॉब्स फॉर अदर्स। और इतने छोटे टाइम पर ये, अगर इसके पहले का हम इंडियन बिजनेस हिस्ट्री देखें फॉर द लास्ट 60 years सिंस इंडिपेंडेंस, एंड अगर लास्ट 10-12 साल का स्टार्टअप का हिस्ट्री देखें, तो जिस तेज़ी से स्टार्टअप्स ग्रो हुए हैं और जिस तेज़ी से उनके बिजनेस ऑपरेशंस बने हैं, उनकी वैल्यूएशन तो ठीक है एक तरफ है, लेकिन कितने सारे जॉब्स वो क्रिएट करते हैं। बिटवीन देम दे हैव क्रिएटेड लैक्स ऑफ जॉब, मिलियंस ऑफ जॉब्स।
और नॉट ओनली डायरेक्ट जॉब्स बट इनडायरेक्ट जॉब्स बहुत सारे होते हैं जिस स्टार्टअप की वजह से एक नया टर्म जैसे आजकल आ रहा है गिग इकॉनमी करके। गिग इकॉनमी मतलब ये स्टार्टअप जो है बहुत सारे ऐसे लोगों को पैसा कमाने का जरिया देते हैं जो कि डायरेक्टली एज एम्प्लॉय नहीं होता है, तो आदमी अपनी मेहनत से जितना काम करेगा आप कह रहे हैं कि उतना इससे पैसा कमा एम्प्लॉयमेंट सकता है। का जो एक नजरिया था, नौकरी को देखने का या एम्प्लॉयमेंट को देखने का नजरिया था, वो पूरी तरह से बदल दिया है। बिल्कुल बदल गया है क्योंकि जो स्टार्टअप है वो मतलब एक यूथ है वो अपना नया कंपनी तो शुरू कर रहा है, लेकिन उसके काम की वजह से बहुत सारे लोग, हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो अपने स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं। जी। एक टैक्सी चलाने वाला खुद एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर बन जाता है, एक डिलीवरी वाला लड़का अपना खुद स्मॉल एंटरप्रेन्योर बन जाता है। और वो धीरे धीरे, कई लोगों की कहानियां मैंने देखी हैं कि वो एक टैक्सी से शुरू करता है, धीरे धीरे 2 और 3 कर लेता है, अपना बिजनेस बढ़ा लेता है एक्सेट्रा। तो मैं मानता हूं कि इसमें आई मीन दिस इज अ न्यू फोर्स, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक इनकरेजमेंट जो सरकार ने दिया है, स्पेशली प्रधानमंत्री ने अपने आप 2016 में मैंने अटेंड किया था, स्टार्टअप इंडिया कॉन्क्लेव हुआ था, उस टाइम भी कम जानकारी थी लोगों को स्टार्टअप की इंडिया में। ये क्योंकि हम आप जो जिस सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं, जिस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, वहां से ही चलकर प्रणव भाटिया हमारे साथ है, स्टार्टअप इनक्यूबेटर, इनसे बात करेंगे। प्रणव, योर एक्सपीरियंस सो फार, वी ट्रैवल्ड काफी डिस्टेंस हमने काफी कम समय में कवर किया एज ए नेशन। मिस्टर अग्रवाल ने जो बात कही कि नौकरी करना नहीं, अब नौकरी देना और जनरेट करना मोर एम्प्लॉयमेंट। राइट। सो अग्रवाल जी ने जो बात की 2016 की बात की, आई थिंक दैट वाज अ डिसिसिव मोमेंट। 16 जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मूवमेंट श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। जी। आई वाज आल्सो देयर। दैट वाज द मोमेंट जब पहली बार इंडिया में एक परसेप्शन बदला स्टार्टअप को लेके। पहले क्या था, अगर एक कॉलेज से निकलता हुआ स्टूडेंट कहता था अपने माँ बाप को कि मुझे स्टार्टअप करना है, तो उसे बोला जाता था स्टार्टअप मत करो, रिस्की है, आप नौकरी ले लो। लेकिन पहली बार जब देश का प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को एड्रेस करता है और कहता है कि स्टार्टअप करना चाहिए, तो सबसे ज्यादा जो बड़ा चेंज आता है वो एक परसेप्शन का चेंज आता है। और उस परसेप्शन की वजह से आज पिछले 5-6 सालों के अंदर सब कुछ बदल गया। वो जो एक परसेप्शन बदला, बिकॉज पहली बार देश में बोला जा रहा है कि आप स्टार्टअप कर सकते हैं, इट्स लुक्ड एज अ वाइबल ऑल्टरनेटिव, बिकॉज पहले ऑल्टरनेटिव ही नहीं था। और वो इसलिए पॉसिबल है अनुज, क्योंकि हमारे पास हमने वो सिस्टमिक या स्ट्रक्चरल चेंजेस की राष्ट्रीय स्तर पर, मिडिल लेवल पर, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। इन्होंने परसेप्शन की बात की, थोड़ा उसको खुल के आप बताएं, क्योंकि आपका स्टार्टअप भी काफी पॉपुलर है। सपोर्ट जो चाहिए सरकार की तरफ से, एक जो कॉन्फिडेंस वहां से आता है। जी, मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। जिस ऊर्जा और क्षमता की आप बात कर रही थी, उसको संचार देने के लिए जो 2016 के बाद से जो एक तीव्र दिशा में जो प्रयास किए गए हैं भारत सरकार द्वारा, हमारी कंपनी या जो हमारा जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सुकृति, वो भी जनवरी 2016 से लिस्टेड था। उसके बाद स्टार्टअप इनोवेशन स्कीम और स्टार्टअप इंडिया अलग अलग मोड्स में जो संचार मिला, और उसके अलावा स्टार्टअप इनोवेशन स्कीम के अंडर हमें एनरोल किया गया, उसमें हमें ग्रांट भी मिला, जो उसके तहत हम R&D के थ्रू हम आज गवर्नमेंट स्मार्ट सिटीज़ में जो अपकमिंग स्मार्ट सिटीज़ हैं, स्मार्ट वॉशरूम्स और स्मार्ट सैनिटेशन के प्रोजेक्ट्स हम टेंडर के थ्रू फाइल कर पा रहे हैं। तो वह कहीं ना कहीं आप समझने का एक दायरा बनाइए, तो जो संचार, जो ऊर्जा जो हम लोग कॉलेज से निकले, उसको चैनलाइज करने में PSUs का, यहाँ का इकोसिस्टम को डेवलप करने का, और उसमें किसी न किसी फॉर्म में, टेक्निकल फॉर्म में, फाइनेंशियल फॉर्म में हेल्प करने में, वरना शायद हम 2025 में ये काम कर पा रहे होते, आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देयर, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो जो ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स, एक जमाने में अगर कोई यंगस्टर अपना एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटे लेवल पे अगर कुछ, तो फाइलें, फिर रेड टेपिज्म, फिर करप्शन, आई डोंट वांट टू लिस्ट एक एंडलेस है। आर वी डन विद दैट फेज? Things are better. When you talk to the startup community, अभी भी कुछ चीज़ें और इम्प्रूव हो सकती हैं, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है और बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिला है इंडस्ट्री को। और आप रिसेंट डेवलपमेंट देखिए चाइना में, जहाँ पे उल्टा इम्पैक्ट हो रहा है, जहाँ गवर्नमेंट इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और लगाए जा रही है कि थिंग्स आर बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टार्टअप कंपनीज। हमारे यहाँ धीरे धीरे करके
और ईज लाया जा रहा है ऑफ डूइंग द बिजनेस. सो आई एम वेरी होपफुल कि आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही आसान होगा यहाँ स्टार्टअप के साथ काम करना. और स्टार्टअप कंपनीज ऑलरेडी अपना सक्सेस दिखा रहे हैं. और एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी मौजूद है, हमारे पैनल पे भी मौजूद है. एंड पूनम, आपके पास आएंगे. पहले हमने सोचा कि थोड़ा स्टार्टअप्स का वार्म अप करें और वार्म अप के बाद स्पोर्ट्स की बात करें. तो स्पोर्ट्स की बात करें तो मतलब आई एम श्योर आप मेरा क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर रही है. सबसे पहले तो आपको, आपके पूरी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि ओलंपिक्स की ग्लोरी में हम अभी भी हम वी आर बास्किंग इन दैट ग्लोरी. बट पूनम, आपसे ये जानना चाहेंगे, यू रिप्रेजेंट साई हियर. पिछले हमने कुछ सालों में कई सारी चेंजेस देखे, और खास तौर पर जब टॉप्स जैसी स्कीम्स लॉन्च हुई और जो स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस इस बार इंडिया का रहा, वेदर यू टॉक अबाउट पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स, आई मीन दैट हैज बीन ट्रेंड सेटिंग. व्हाट लेड टू दैट? टॉप स्कीम का काफी रोल रहा है. टॉप स्कीम का मेन स्टार्टअप की तरह है कि पहले बच्चे को अगर कोई जरूरत है ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है तो डायरेक्टली वो टॉप स्कीम के रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं, हमारी ये जरूरत है. और अभी कोविड सिचुएशन में तो टॉप स्कीम ने बहुत अच्छे से काम किया है. जो भी ओलंपिक क्वालिफाइड एथलीट से, वेदर शी इज मैरी कॉम, मुझे घर पे अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सामान चाहिए तो बच्चों के पास पहुंचवाया है. उनकी जो भी छोटी से छोटी डिमांड है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लेके तो वो प्रोवाइड की गई है. तो कोई उसमें बैरियर नहीं है. एथलीट रिलेशन मैनेजमेंट के लिए सब लोग उनको डायरेक्ट फोन करते हैं, बच्चों को, कोचेस की, फेडरेशंस की जो जो डिमांड्स हैं वो सब पूरी की गई हैं. और वो हेल्प भी किया सब बच्चों को. और कोविड सिचुएशन में जो इंडिया ने परफॉर्मेंस दिया है, बिल्कुल, वो उसमें टॉप स्कीम का बहुत बड़ा रोल है. बिकॉज लॉकडाउन था, कहीं ट्रेनिंग नहीं कर सक रहे हैं आप, कोई नेशनल कैंप नहीं हो पा रहा है आपका, तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स लाइक बॉक्सिंग, रेसलिंग, आपको पार्टनर्स भी चाहिए ट्रेनिंग के लिए, लेकिन पार्टनर्स अलाउड नहीं है. तो उसमें टॉप स्कीम हर एक क्वालिफाइड बच्चे के साथ में फोन में दे वर इन कांटेक्ट विद देम. किसी को कोविड हुआ है तो सब सपोर्ट प्रोवाइड किया गया. तो जैसे स्टार्टअप की बात मेरे कोलीग्स वो बता रहे हैं, तो वो टॉप्स भी एक तरह से स्टार्टअप ही था कि बच्चे को जो कुछ चाहिए आप डायरेक्टली पूछिए. तभी मैंने टॉप से ही शुरुआत की. हाँ जी, हाँ जी. और ओवरऑल अगर हम वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इट्स डूइंग लाइक बहुत अच्छा काम कर रही है. आप खेलो इंडिया का एग्जांपल देख लीजिए. आप प्रूवन टैलेंट भी सर्च कर रहे हैं, रॉ टैलेंट भी सर्च कर रहे हैं. एंड जो अभी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में आपने जो कैडर सब सिस्टम अपग्रेड किया है, इट्स एन एग्जांपल कि हम प्रोग्रेशन की काफी तरफ कुछ हुआ है. मुझे आपसे कई सारे पॉइंट्स पे बात करनी है. स्कीम्स जो है, पेंशन स्कीम्स, ट्रेनिंग, एलीट स्पोर्ट्स, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, सो कॉल्ड परसेप्शन जो है एलीट स्पोर्ट्स का वो खत्म हो चुका है. लेकिन थोड़ा सा रुख करते हैं स्टार्टअप्स की ओर फिर से, क्योंकि हमारे पास पीयूष गोयल जी, यूनियन मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर का उन्होंने अपने अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर किए, उनके अपने विचार हमारे साथ साझा किए. कुछ देर पहले हमारी टीम से उन्होंने बातचीत की. ये जो स्टार्टअप का पूरा इकोसिस्टम है, किस तरीके की एनर्जी, किस तरीके का वे फॉरवर्ड, क्या कुछ चैलेंजेस है ये, और अभी तक का जो पूरा सफर रहा है, कहते हैं कि स्काई इज द लिमिट. और जिस तरीके से पूरा विश्व भारत को देख रहा है, लुकिंग अप टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ बीइंग द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. आर वी ऑन द राइट कोर्स? लेट्स लिसन टू एंड लेट्स सी व्हाट ऑनरेबल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैज टू शेयर. ही इज शेयरिंग हिज थॉट्स विद अस. आइए नजर डालते हैं. मित्रों, दूरदर्शन न्यूज को मैं बधाई देता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आपने युवा शक्ति जैसे कार्यक्रम को खड़ा किया है. इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे देश के युवाओं की असीम क्षमताओं को देश और दुनिया के सामने रखने का काम कर रहे हैं. आखिर ये जो युवा शक्ति है, यही तो भारत के उज्जवल भविष्य के शिल्पकार हैं. मैं समझता हूं अपनी काबिलियत से भारत की प्रगति को जो तेज गति देने का काम हमारे युवा युवती कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही ऊर्जा देता है. जब हम सब आगे के मार्ग को तैयार करने का काम करते हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी समय समय पे युवा शक्ति को प्रोत्साहित किया है, चाहे वो ओलंपिक्स हो या पैरा ओलंपिक्स हो, चाहे वो स्टार्टअप की दुनिया हो, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके काम हो, अलग अलग प्रकार से युवाओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी जुड़े हैं. और उस जुड़ाव में
उन्होंने उनके लिए एक जॉब क्रिएटर्स का काम करने के लिए उन सबको मार्ग दिखाया है। हर एक व्यक्ति सिर्फ एक नौकरी ढूंढे, उसके बदले ये एंटरप्रेन्योर बने, उद्यमी बने और लोगों को नौकरी देने का काम करें, अपना व्यापार करें, अपना उद्योग चलाएं, एमएसएमई उद्योग चलाएं, कोई नई खोज करें। इस प्रकार से खेलकूद के मैदान में ही सिर्फ नहीं, पर चाहे टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, इन्वेंशन हो, अलग अलग प्रकार से अपने ऊर्जा और उत्साह के साथ हमारे युवा युवती काम कर रहे हैं, ये देख के बहुत ही आनंद आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया का कार्यक्रम देश के समक्ष रखा था। आज लगभग 56,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर किए गए, अनरजिस्टर्ड तो लाखों की संख्या में होंगे। 60 से अधिक कंपनियां यूनिकॉर्न यानी 7,000 करोड़ से ज्यादा जिसकी वैल्यू बन गई है, ऐसे आज खड़े हो गए और लगभग आधे इसमें तो कोविड के दौरान यूनिकॉर्न बने हैं। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक कर्मयोगी हैं, जिन्होंने बहुत छोटी आयु से ही देश सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके लिए तो शायद जन सेवा ही प्रभु सेवा है। समाज के हर वर्ग की चिंता करना और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जैसे एक मूल मंत्र के साथ उन्होंने आज पूरे देश को जोड़ा है। सबको एक प्रकार से देश के निर्माण के काम में अपने अपने हिस्से को निभाने के लिए आगे बढ़ाया है। मुझे बड़ा आनंद है कि दूरदर्शन न्यूज ने स्टार्टअप चैंपियंस के बारे में भी 12 स्पेशल प्रोग्राम चलाए थे, जिसमें 35 स्टार्टअप्स के बारे में जानकारियां देश के समक्ष रखी, जिससे मुझे लगता है बाकी भी हमारे युवा युवतियों को बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा, ऊर्जा बढ़ेगी। सरकार का दायित्व है, सरकार का काम है कि हम सहयोग करें। हमारे स्टार्टअप्स को जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसमें सरकार उनके साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से उनके काम को सरल करे। वीर सावरकर जी ने एक वाक्य कहा था, कामनेस इन प्रेपरेशन बट बोल्डनेस इन एग्जीक्यूशन, दिस शुड बी द वॉचवर्ड ड्यूरिंग क्राइसिस। मैं समझता हूं कोविड-19 के विश्व महामारी के समय जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस बड़ी आपदा का सामना किया, मैं समझता हूं ये अपने आप में एक मिसाल है, जिससे हमारे युवा युवतियों के लिए भी बहुत अच्छा भविष्य के लिए संकेत बनता है। कैसे देश में हमने सबने मिलके काम करना चाहिए, कैसे बड़ी छलांग लगानी है देश को आगे हर क्षेत्र में। और मुझे लगता है कि इसका काम जो हमारे युवा युवती कर सकते हैं, वो शायद और कोई नहीं कर पाएगा। नए भारत का निर्माण हमारे युवा युवती करेंगे, जो मैं समझता हूं आगे के लिए हम सबका मूल मंत्र रहेगा। और स्टार्टअप और इनोवेशन की जो दुनिया है, इसमें अग्रसर रहेगी। इसी आशा के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देके अपनी बात को विराम करता हूं। नमस्ते। स्टार्टअप की एक नई दुनिया, और ये है हमारी दुनिया स्टार्टअप की, एक छोटी सी दुनिया हम यहाँ पे भी आप हमारे स्टूडियो में लेके आए। नम्रता इज ऑल्सो समवन हु वुड विश टू, वी कैन स्विच ऑन द माइक प्लीज। हाँ, नम्रता, yes, all right, Namrata, I wanted to ask you that point. It was a very it was something, I think, जो भी स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, जो पीयूष जी ने जिन जिन बातों का जिक्र किया, one could relate to it and connect to it. The whole startup has changed the very concept of employment. You are an entrepreneur more, and a Naukri factor, that whole thing has changed, you know. Can you share your thoughts?
Yes, of course. So I'm representing iExambi today. iExambi is into online space for coaching for the government job preparation. So this is something which is very new, and we are also 5 years into business. So we are also a byproduct of maybe the push that has been given to the startups by the government. So the push has been so great for the education sector also, that today we are talking about, we have launched a vertical wherein we are talking about iExambi Care. They are collaborating with various NGOs, and we are trying to take education, the coaching for various government job preparation to to the rural areas, to the bottom of the pyramid also. So in this way we are in one way these NGOs are then launching various divisions. They are recruiting people for this work of ours. And in this way, we are also able to, contribute our way into creating that kind of employment there in the bottom of the pyramid for, the people. I want to quickly ask you this one little point, because आप education sector को यहाँ पे represent कर रही हैं. National education policy काफी चर्चा में है, because some of it's out of the box ideas. तो क्या नम्रता आपको लगता है कि जो current national education policy है under मोदी government, इसने एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का जो फासला था, जो गैप था, वो कम या खत्म ही कर दिया है? Yeah, I would say that because right kind of education will be imparted. It will be imparted now because of the what various changes that have come forth because of the change in the education policy. So one is that, and focused training and focused education is is the change that has been brought. So yes, definitely I feel so that it will bridge that gap. Okay. Definitely. Lot of optimism, एक बहुत ही पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग, एक अप्रोच के साथ ये जो मंत्री जी ने भी कहा, पीयूष जी जो कह रहे थे कि एक लंबी दौड़. How do you see this, the लंबी दौड़ part? And we have to reach somewhere, and we are on course. We are on course. I think मतलब आप ये देखिए कि इतने छोटे समय में आई वुड ब्रॉडली से 10 साल आप रखिए, पिछले 10 साल में जो भी काम हुआ है और इतने सारे स्टार्टअप्स, मंत्री जी ने नंबर बताए, 56,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं, 60 यूनिकॉर्न्स हैं, और 60 तो अभी हैं, आप देखिए साल के एंड तक होते होते कम से कम 70-75 हो जाएंगे, और वो सब के सब इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि दे आर शोइंग ट्रेडिशनल बिजनेस की आपको जो काम करने में 20 साल लगते थे वो हम 2 साल में कर दिखाएंगे. तो आप ये सोचिए कि इसी तेजी से अगर हमारे युवा शक्ति मिलकर ऐसे एंटरप्रेन्योरियल कंपनीज बनाते रहें तो लॉन्ग रन में तो अगले 10-20 साल में आप कहाँ पहुंच सकते हैं. They are the ones who will provide the increased growth opportunity. They will help us fulfill the 5 trillion dream and beyond. तो मुझे लगता है कि ये युवा शक्ति मिलके एक नई एंटरप्रेन्योरियल जर्नी करेगी थ्रू द रूट ऑफ स्टार्टअप्स. तो और उनकी थिंकिंग बिल्कुल फर्क होती है. स्टार्टअप में आदमी प्रॉब्लम सॉल्विंग सोचता है, पहले ये नहीं सोचता मुझे पैसा कमाना है, पहले सोचता है प्रॉब्लम क्या है. किया था स्टार्टअप तो पहले क्या सोचा था, आइए इन्हीं से पूछते हैं. जी प्रणव. तो इंक्यूबेटर चालू करने से पहले मैंने काफ़ी स्टार्टअप्स किए, और एक ज़माने में जब हम लोग स्टार्टअप करते थे, स्टार्टअप करना एक शर्मनाक चीज़ मानी जाती थी. बिकॉज शर्मनाक बिकॉज होता क्या था कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि शायद इनको नौकरी नहीं मिल रही, शायद इसलिए ये अपना काम कर रहे हैं. परसेप्शन का बिल्कुल, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 2000, राइट. तो उस जमाने में हम क्या दिखाते थे, लोगों को जाके दिखाते थे कि हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, चाहे नहीं होते थे. 2000 में there was hardly any buzz even about. बिल्कुल स्टार्टअप वर्ड ही नहीं माना जाता था उस टाइम पे. उस टाइम पे सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ड माना जाता था. तो होता क्या था, एक स्टार्टअप भी एक किसी से मिलने जाता था तो टाई कोट और पैंट ट्राउजर ऐसा कॉर्पोरेट बनने की कोशिश करता था. लेकिन आज क्या है, आज का स्टार्टअप कल्चर एक ऐसा है कि वो 10 एम्प्लॉइज भी हैं उनके पास, तब भी उन्हें कोई किसी तरह की शर्म नहीं है, बिकॉज उस 10 एम्प्लॉइज के साथ भी व्हाइट कॉलर जॉब, वो कॉन्सेप्ट बदल गया है, वो स्टार्टअप इकोसिस्टम ने बदल दिया है. बिल्कुल वो परसेप्शन ऐसा बदला है कि अब किसी को शर्म नहीं है, एंड पीपल आर प्राउड टू से कि हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं. और जिस तरीके से युवा, जैसे अगर हम स्विगी की बात करें तो श्री हर्षा बिट्स पिलानी से निकल के अभी 10 साल भी नहीं हुए, और अब अगर हम गिग इकोनॉमी की बात करते हैं तो 2.5 लाख डिलीवरी पार्टनर्स स्विगी से एसोसिएटेड हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद स्टूडेंट्स हैं, स्विगी में पार्ट टाइम काम करके अपना कॉलेज का फीस देते हैं.
राइट, वो दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर पेरेंट्स नाउ टू अर्न द मनी जिससे वो अपना फीस दे पाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें दे हैव एम्पावर्ड द यूथ ओके टू अर्न देयर ओन मनी, दैट हैज enabled the youth to be a lot more confident। वो जब तक कॉलेज से निकलता है तब तक उसके दिमाग में होता है Clear कि मैं है कि अपना करना काम कर क्या। सकता हूँ। और एक अगर इंडिविजुअल 2.5 लाख जॉब्स क्रिएट कर रहा है गिग इकोनॉमी में, तो आप सोचिए अगर सारे इंडिविजुअल्स ऐसा अपना अपना काम चालू करने लगे तो कितने जॉब्स क्रिएट होंगे। सपोर्ट सिस्टम है एक, तभी वो कॉन्फिडेंस है। जी अनुज, बिल्कुल, ये जॉब क्रिएशन का और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट का जो डिस्पैरिटी रहता है डेजिग्नेशन वाइज, लाइक ये सेक्टर अच्छा है, वाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब की, इस तरीके से बात की, ये वेस्टर्न कंट्रीज में या डेवलप कंट्रीज में रिलेटिवली कम है। बट इंडिया में ये परसेप्शन ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स ये धीरे धीरे चेंज हुआ है। लाइक वी आर वर्किंग इन सैनिटेशन सेक्टर, वी आर ग्रेजुएट फ्रॉम IIT रुड़की। Excellent. तो उसमें जाना 1980 से सुलभ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उस समय काम किया, बस उसमें कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं है। तो वो अनटच्ड क्यों है? क्योंकि उसकी तरफ परसेप्शन या नजरिया उस तरीके से दृष्टिकोण नहीं रहा है। लेकिन आज के पानी का क्षेत्र है, शिक्षा का, जैसे एजुकेशन में वो बात कर रहे थे, तो हर एक सेक्टर को अपना एक विंडो मिला है जिसमें स्पोर्ट्स भी देख रहा है। स्पोर्ट्स में भी जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, जो इस क्या तरीके आप ये कह से रहे हो जो इलीट व्हाइट कॉलर हाँ, बिल्कुल। कॉर्पोरेट अब जो सेक्टर, बराबरी आने वाला जो समता का जो पैकेट वाला वो जो जमाना था, बिल्कुल। परसेप्शन की ओनली इफ यू वांट टू हैव फैट पे चेक, आपको कॉर्पोरेट्स की ओर देखना पड़ेगा। नॉट दैट वी आर अगेंस्ट कॉर्पोरेट्स, बट वो एक बहुत ही बेहतरीन पैरेलल ऑल्टरनेटिव के बिल्कुल। तौर पर स्टार्टअप सिस्टम, जो इकोसिस्टम जो हम कहते हैं, उभर के आया है। 100% आप किसी भी एक मीडियम लेवल के स्टार्टअप से बात करेंगे तो वहाँ कितना एक्सेसिबल होते हैं सीनियर मैनेजमेंट के लोग, क्योंकि वो एक टीम के वो ग्रास रूट से अभी भी स्टक कर रहे हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी वाइज इंडिविजुअल की काफ़ी निकल के आती है। ओके, पूनम काफी देर से बड़े ध्यान से सुन रही है स्टार्टअप्स के बारे में। इसमें स्पोर्ट्स सेक्टर में भी कई कुछ लाइक आपने टॉप्स की बात कही। मैं आपसे एक दूसरा सवाल ये पूछना चाहूंगी, रूरल इंडिया, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग, कैच देम यंग हम पहले बोलते थे, कुछ साल पहले, कई साल पहले बस वो कैच देम यंग तक ही बात रह जाती थी, साई तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाता था। लेकिन अब वो बात नहीं है। जहां तक स्पोर्ट्स की बात है, हम 3 लेवल पे काम करते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ग्रास रूट्स लेवल, डेवलपमेंटल लेवल एंड देन एलीट लेवल। तो ग्रास रूट्स लेवल पे जो साई का मेन काम क्या रहता है, टैलेंट हंट की, हमारे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए टैलेंट स्क्रीनिंग कमिटीज रहती है। अलग अलग जगह जाके अलग अलग स्पोर्ट्स में जो बच्चा कॉम्बैट स्पोर्ट्स के लिए उसको वहां रिकमेंड करते हैं। एंड फॉर दैट वी हैव गॉट द साई ट्रेनिंग सेंटर्स, जहां पे बच्चे को बॉर्डिंग लॉजिंग दिया जाता है, रहने के लिए, खाने के लिए आपको कोचेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटीज है। तो वहां हमें ग्रास रूट से बच्चे मिलते हैं। देन उनको हम प्रमोट करते हैं आगे एनसीओज में, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। जहां तक मैं एग्जांपल दूं बॉक्सिंग का, लाइक वी हैव गोट पीपीपी मॉडल पे भी एनसीओज है। तो वी हैव गोट लाइक एनसीओई रोहतक है, पीआईएस मोहाली है, जेएसडब्ल्यू का सेंटर बेल्लेरी है, भोपाल सेंटर, गुवाहाटी, मणिपुर, ऑल ओवर इंडिया। लाइक आप डेवलपमेंटल लेवल के यू हैव गोट द अलग अलग सेंटर्स हैं। फिर उसके बाद एलीट लेवल, जो बच्चे ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करते हैं सीनियर लेवल पे, उसके लिए टॉप स्कीम है। सो लाइक ग्रास रूट एसटीसी सेंटर्स, देन डेवलपमेंटल लेवल के लिए आपके पास एनसीओज है, और फिर टॉप मोस्ट जहां लाइमलाइट मिलती है बच्चे को, जो प्रूवन ये रहता है ओलंपिक्स में, तो उसके लिए वी हैव गोट द टॉप स्कीम। तो अलग अलग लेवल पे काम हो रहा है। और जो स्टार्टअप्स की सब बातें सुन रही थी, मेरे को 2 ही बात समझ आई। इनोवेशन, कोई भी स्टार्टअप कर लो उसमें इनोवेटिव होना जरूरी है। जैसे साई ने इनोवेटिव होके टॉप स्कीम शुरू किया, बच्चों से डायरेक्ट बात करके उनकी डिमांड्स को फुलफिल किया, और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। अब मैं अगर टॉप स्कीम का प्लेयर हूं, मुझे गवर्नमेंट 50,000 पर मंथ प्रोवाइड कर रही है, मुझे फोन कर करके पूछा जा रहा है, बच्चे आपको क्या फैसिलिटी चाहिए, आपको फॉरेन एक्सपोजर्स कहाँ जाना है, तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। गवर्नमेंट ये मुझे लगता है कि ये ऐसी देश की बात है जो मेरे को नहीं लगता सब इस बारे में जानते हैं कि साई हैज सच स्ट्रक्चर्स, सच प्रोसीजर्स, सच सिस्टम्स इन प्लेस कि दे आर रीचिंग आउट टू यंगस्टर्स। आप रीच आउट कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल लेवल पे जाके, आप माइक्रो लेवल पे जाके स्टूडेंट से, एथलीट से वन ऑन वन बात कर रहे हैं। ये पहले न कभी देखा है न कभी सुना है, और ये एक बहुत ही अहम बिगिनिंग है। मतलब इससे तो आप उन बच्चों पे फोकस जाएगा,
अदरवाइज जो कभी आगे आ ही नहीं पाते फोर फ्रंट पे, स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो। पूनम, मैं यहाँ पे आपको 2 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी। वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, अनदर स्पेशल गेस्ट जॉइनिंग अस ऑन दिस डीडी न्यूज कॉन्क्लेव देश की बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रंजन सोरी, shooting star Ranjan Sori is joining us. He is here. Yes, Ranjan is joining us. Somebody who doesn't need any introduction. Namaskar and thank you so much, Ranjan Sori, for joining us on this very, very special DD Conclave. Ranjan Sori is Indian double trap shooter. He is Arjun Award, Khel Ratna Award, silver medalist in Commonwealth Games 2010. I covered that with you, Ranjan, and you've only moved from strength to strength, and also gold medalist in Asian Games, not true. The list is endless. Thank you for joining us, Ranjan. So basically, your thoughts how the entire sports ecosystem in the last 1 decade or so has completely changed and transformed, especially the kind of spectacular performance हमने इस बार देखी Olympics में, Paralympics में, जो पहले कभी न देखी थी न सुनी थी. You've been there since so many decades. What do you think has clicked for Yuva Shakti, Yuva Bharat in sports? Tell you in 2 words. These days, medal are not won, they're bought. So the amount of money you spend on sports, and the better you get. So that's what the Indian government has done. हमारे सरकार ने पैसा खर्चा, साइन ने पैसा खर्चा, मिनिस्ट्री ने पैसा खर्चा, सबने पैसा खर्चा, साइकोलॉजिस्ट लेके आए, फॉरेन ट्रेनिंग लेके आए, उस करके मेडल्स भी आएंगे, बाकी जैसे खेलो इंडिया इन्होंने शुरू किया. So I think the government has done a fantastic job, and it's great what they've done. जब मैं शूटिंग करता था, हमारे टाइम तो कुछ भी नहीं था. हाँ, मैं आपको बताऊंगा, मैं तो पैदल चल के जाता था शूटिंग रेंज पे. बिल्कुल. फ्रॉम अलकनंदा, बस भी नहीं थी. अलकनंदा से करनी सिंह में पैदल. नहीं, और shooting की training is one of the most expensive sports, and I mean I have understood that bit of it. The training is expensive, the ammunition, the kind of cost that it incurs, वो सब बदल गया है. Now shooting is no more the game for elites who can afford it, but the government is there to support you. Very important. Absolutely. The kind of encouragement, in fact today I was at a meeting at Karni Singh shooting range, with the SAI authorities, and what they're trying to do and what they believe they want to do is immense. It's, people were not mindful back in the day, but what the government has done in the last 10 years, kudos to them. And I think it's only going to grow from here. Unfortunately, we didn't win a medal in shooting this year, at the games, but look at the World Championship of the juniors at Rio, which is going on. Sorry, not Rio, Peru, Lima. So they've won so many medals, but this is one sport which is growing, and it's going to grow, an expensive sport. At the same time, you talk to other sports persons, the kind of support even which the states have started to give. It's just immense and it's incredible. Okay, Ranjan, I would request you to stay with us. Please stay with us. We need to take a short break. हमें यहाँ छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा. हम बात कर रहे हैं युवा शक्ति की, किस तरह से युवा शक्ति स्पोर्ट्स इकोसिस्टम और स्टार्टअप इकोसिस्टम के द्वारा उसके जरिए नए भारत की नींव रखने में काफी सक्षम है, और क्या कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के बारे में और स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक छोटे से ब्रेक के बाद हम और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और हम आपको एक खास मैसेज ब्रेक के बाद सुनाएंगे अनुराग ठाकुर जी का, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, जिन्होंने अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर किए डीडी न्यूज टीम के साथ. ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक हमारे साथ बने रहिए. डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है. आप देख रहे हैं डीडी न्यूज देश की बात आपके साथ, और अब हम थोड़ा रुक करते हैं. स्पेसिफिकली अगर स्पोर्ट्स सेक्टर पे नजर डालें तो काफी कुछ हुआ है हाल ही में. हम बात करें ओलंपिक्स की, पैरालंपिक्स की, और उसके अलावा जो बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं स्पोर्ट्स सेक्टर में, पॉलिसी डिसीजंस, और किस तरीके से जो
फार फ्लंग एरियाज है, देश के ग्रामीण इलाके, उन वहां के जो एथलीट्स हैं, उभरते हुए खिलाड़ी, वो फोर फ्रंट पे उन तक पहुंचना, उनको मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स में लेके आना। सरकार ने क्या कुछ चेंजेस, बदलाव पॉलिसीज में लाए हैं, साए ने क्या कुछ किया है, और आगे का सफर, आगे का जो वे फॉरवर्ड है वो किस तरीके का है। हमारी टीम ने, डीडी न्यूज टीम ने अनुराग ठाकुर, यूनियन मिनिस्टर, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर से कुछ देर पहले बातचीत की। उन्होंने अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर किए, आइए सुनते हैं उनको। दूरदर्शन के स्पोर्ट्स और स्टार्टअप्स के इस विशेष कॉन्क्लेव में, जहां भारत की युवा शक्ति के ऊपर आपने अपना ध्यान केंद्रित किया है, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 80वें मन की बात के प्रोग्राम में युवा शक्ति के बारे में कहा था, और ये भी कहा था जब वो कोई संकल्प ले लेते हैं, कोई सोच बना लेते हैं, तो उसको पूरा करने का काम भी करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आज़ादी के 75 वर्ष जब हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव, तो आपने भी संकल्प लिया होगा कि देश को अगले 25 वर्ष में आप कौन सी दिशा देने वाले हैं, किस क्षेत्र में आप अपना योगदान करने वाले हैं। जैसे मैंने युवा कार्यक्रम विभाग के माध्यम से देश के सभी जिलों के सभी गांव में प्रयास कर रहे हैं कि हम 75 लाख किलो प्लास्टिक और वेस्ट इकट्ठा करके स्वच्छ भारत अभियान को एक ताकत देंगे, दुनिया का सबसे बड़ा सफाई अभियान चलाएंगे। उसी तरह से खेल विभाग की ओर से हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, फिट इंडिया मूवमेंट को बल दिया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और मोदी सरकार में जहां एक और फिट इंडिया फ्रीडम रन में 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस बार उसमें भाग ले चुके हैं। इससे पता चलता है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, इसको लोगों ने कितनी गंभीरता से लिया है। लाइफस्टाइल में बदलाव कर रहे हैं, अपने खाने पीने में बदलाव, अपने फिटनेस का स्कोर देखने का काम, और फिट इंडिया मोबाइल ऐप उसमें एक बहुत बड़ा योगदान दे रही है। ये मोबाइल ऐप में आप कंपीट भी कर सकते हो, अपना स्कोर भी देख सकते हो, और अपने आप को फिट रखने के लिए आगे भी बढ़ सकते हो। इसी तरह से फिट इंडिया क्विज, देश के लाखों स्कूलों के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं और 3.5 करोड़ रुपए तक के इनाम भी जीत सकते हैं। फिटनेस हमारी जिंदगी का हिस्सा बने, युवा फिट भी हो, तो दूसरी ओर पोषण का ध्यान भी छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं तक का ध्यान रखा गया है। मोदी सरकार में जिस तरह से पोषण अभियान पर बल दिया गया है, वो अपने आप में प्राथमिकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत युवाओं के लिए शिक्षा नीति तो अच्छी बनी, जिसका कई दशकों तक इंतजार किया गया। साथ ही साथ आज के कंपटीशन के जमाने में हमारे बच्चे कंपटीटिव कैसे ज्यादा हों, उस पर भी बल दिया जाएगा। खेलों को भी उसमें बल दिया गया है, और कुल मिलाकर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी आपके काम किया जा रहा है। अगर मैं खेलों की बात करूं, तो इस बार तो ओलंपिक्स हो या पैरालंपिक्स हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों के जाने से पहले उनसे बात भी की, उनको सुविधाएं भी पूरी दी, और यही नहीं, देश और विदेश में कोचेस उपलब्ध भी कराए, ट्रेनिंग करवाई। हमारे खिलाड़ियों का आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट ओलंपिक्स में 128 एथलीट्स का गया। सबसे ज्यादा मेडल हम 7 ओलंपिक्स में जीत कर लाए, और 121 साल में पहली बार एथलेटिक्स में मेडल मिला। हमारे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता उसमें, और यही नहीं, हॉकी ने भी 41 वर्षों के बाद मेडल जीतने का काम किया। हमारी महिला एथलीट्स ने शानदार काम किया। इसके पीछे क्या था? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसी योजना जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच थी। इलीट खिलाड़ियों को देश और विदेश में ट्रेनिंग दी गई, इसी तरह से ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग ले सके। राज्य स्तर पर तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत की गई, जो बहुत सफल कार्यक्रम हुए, हजारों खिलाड़ियों ने उसमें भाग लिया। इसी तरह से खेलो इंडिया सेंटर्स देश भर में खोले गए, 1000 सेंटर हम देश भर में खोल रहे हैं। साई ट्रेनिंग अकेडमी जो थी, अब उसकी तर्ज पर हमने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये दे रहे हैं, ताकि राज्यों में खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। जहां एक और टैलेंट हंट प्रोग्राम चल रहा है, वहीं पर दूसरी ओर खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है इवेंट्स में, कंपटीशन में और देश विदेश में ट्रेनिंग करने के। आइए हम इकट्ठे मिलकर क्यों ना ये प्रयास करें कि हम अपने भारत को स्वच्छ भी रखें, सुंदर भी रखें, सशक्त भी करें। खेलों में भी भाग लें, शिक्षा में भी अग्रणी हो, स्टार्टअप्स भी शुरू करें, और स्पोर्ट्स से स्टार्टअप्स की इस मुहिम को 21वीं शताब्दी में भारत उन ऊंचाइयों पर ले जाए जिसकी कल्पना हमारे नेताओं ने भी की। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, यूथ बीइंग द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर, यू हैव टू प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। युवा सबसे बड़ा शेयर धारक है,
और उसको ही सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र निर्माण में करना है। न्यू इंडिया इज द इंडिया ऑफ द यंग, बाय द यंग एंड फॉर द यंग। तो आइए इस नए भारत के निर्माण में हम सब अपनी भूमिका निभाएं, स्वच्छ भारत से भी जुड़ें, फिट इंडिया मूवमेंट से भी जुड़ें, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान भी दें, खुद खिलाड़ी भी बन सकते तो बने, और साथ ही साथ नई शिक्षा नीति के माध्यम से स्पोर्ट्स से स्टार्टअप्स तक की इस यात्रा को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। और मैं तो ये कहूंगा पोषण अभियान को भी जागरूकता बनाकर जन जन तक लेकर जाएं, ताकि हमारी युवा पीढ़ी सशक्त भी हो, ताकतवर भी हो और नए देश का निर्माण, नए भारत का निर्माण भी कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहेंगे, ट्रेनिंग, फॉरेन कोचेस एंड हमारे एथलीट्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज मिले, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग मिले, बदलाव जो थे, जो जरूरतें थी, वो क्या वो सारे चैलेंजेस कवर अप हो रहे हैं? खास तौर पर ट्रेनिंग की बात करें तो, क्योंकि एथलीट्स पहले अगर 10-15 साल पहले उनसे बात करते थे तो लिस्ट यूज्ड टू बी वेरी लॉन्ग। ये नहीं हो रहा है, फैसिलिटीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लेकिन अब वो सब बदल चुका है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, जो टॉप स्कीम है, खेलो इंडिया गेम्स है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को आगे लाने की बात है, फिट इंडिया मूवमेंट है, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रधानमंत्री जी ने ओलंपिक कंटिजेंट से जाने से पहले बात किया और मेडल जीतते ही जो उनको मोटिवेशन के लिए फोन किया। सो इट्स अ ह्यूज मोटिवेशन। मिले भी वो, आई मीन हर ओलंपिक के बाद मिलते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन जो पहले मोटिवेशन देना, उनसे बात करना, वो एक पेप्टाक का काम करता है, जो एक स्पोर्ट्स पर्सन में एक फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है। तो दैट हैज बीन अ ह्यूज मोटिवेशन फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन। और जहां तक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, टॉप स्कीम में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है और फिर आपको हर एक जो जरूरत की चीज है वो प्रोवाइड की जाती है। सिस्टम खुल गया है क्या एक तरह से एथलीट्स के लिए विद ओपन आर्म्स? अभी जैसे मंत्री जी ने बोला कि भी युवा शक्ति, तो वंस आई वाज डिस्कसिंग, मेरे हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही थी युवा क्या है, तो उन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी युवा की। युवा वो है जो पानी में आग लगा दे, लेकिन उसको ये पता हो आग कहाँ लगानी है। So, like, एक लेमन की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। तो वैसे ही स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको पता है कहाँ उसने पीक लेके जानी है और एक देश के लिए मेडल लेना है। तो जो ये इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी का एक नया दौर आया है, तो यंग जनरेशन जो हमारे जैसे युवा इज एज नहीं है कोई। मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी युवा मानती हूँ, उनकी इनोवेशन है, सोच है। अब अग्रवाल कनेक्ट है, हाँ। यस, जैसे अग्रवाल साहब है, वो स्टार्टअप्स के लिए काम कर रहे हैं, ये भी एक युवा शक्ति है। सो ये एक सोच की बात होती है, युवा एक सोच है। तो उस सोच पे अगर हम काम करें, चाहे वो खेल कूद हो, पढ़ाई लिखाई हो, हर सेंस में यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ वाइडर पर्सपेक्टिव। एक अच्छी सोच होनी चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए, और उस डायरेक्शन में साई भी बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे साथ यहाँ पे हमारे डीडी न्यूज कॉन्क्लेव स्टूडियो में कुछ ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने देश को अभी हाल ही ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट भी किया है, और वो हमसे बातचीत करेंगे। आगे आप बताएं, यू वांटेड टू शेयर योर थॉट्स। जी बताइए। कि जब हमारा पैरालंपिक का ट्रायल था, उससे पहले भी हमें बायो बबल्स जोन में रखा गया, जिससे कि कोविड के टाइम में, इतनी मुश्किल में कि हमें कोविड ना हो जाए, तो हमें बायो बबल्स में रखा गया वहाँ पे। और एक जो फाइनेंशियली प्रेशर रहता है माइंड से, वो हट गया था बिल्कुल, कि बस ये था कि खिलाड़ी को माइंड में कि हाँ हमें प्रैक्टिस करनी है और देश के लिए मेडल लाना है। तो ये टॉप्स का मैं मानती हूँ, ये टॉप्स का सबसे बड़ा सपोर्ट था हमारे लिए, एथलीट्स के लिए, कि ये टॉप्स स्कीम में हमें हर तरीके से सपोर्ट दिया गया, कैंप भी लगाया गया हमारे लिए। वेरी गुड जी। और सबसे पहले मैं पीएम मोदी सर के बारे में बोलना चाहूँगी कि उन्होंने जो जाने से पहले हमसे बात की कि आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है वहाँ पे, और पूरा देश आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, तो आपको कोई ये नहीं है कि मेडल ही लाना है, हम आपके साथ हैं, आप खुलकर खेलना वहाँ पे। तो सभी खिलाड़ियों से बात की वहाँ पे, और जो हमारे मेडलिस्ट थे, जिनके मेडल आ रहे थे, तो पीएम सर मेडल आने के बाद उनके पास फोन कर रहे थे, और अदर कंट्री वाले जो थे वो हमसे बोल रहे थे कि किससे बात कर रहे हो, तो हमने बोला कि मतलब हमारे पीएम सर का फोन है। बोल रहे हो सीरियसली?
हाँ हाँ ऐसे कैसे कि मतलब हमारे जो कंट्री के पीएम है हमसे तो कभी बात नहीं करते, ना हमसे मिलते। तो हमने उनको बताया कि जो हम आ रहे थे तो आने से पहले भी उन्होंने हमसे बात की, अब मेडल के बाद वो बात कर रहे हैं, अब हम जाएंगे तब भी वो हमसे मिलेंगे। तो ये सर का सबसे बड़ा ये योगदान था। और मैं मतलब जो इस बार का स्पोर्ट्स क्रेज था वो एक सबसे हटके था, मतलब जो एक स्पोर्ट्स को हाईलाइट किया गया कि हमें भी हमारे देश ने जाना कि खिलाड़ी हैं हमारे देश में, एथलीट्स हैं और भी बहुत सारे गेम्स हैं। तो ये मैं मीडिया को बोलूँगी कि ये मीडिया का सबसे बड़ा इसमें वो था कि जैसे डीडी न्यूज़ ने हमारा लाइव दिखाया ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स। तो थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए कि हमें पूरे देश में दिखाने के लिए, हमें सब लोग जानते हैं, हमारा कर्तव्य है और हम ऐसे ही शोज आगे भी करते रहेंगे। आपके साथ शायद आपके कोच भी है, आप अपने कोच साहब से भी हमारी बात करवाइए। जी हाँ, हेलो मैम, जी नमस्ते सभी को। नमस्ते आपको भी, पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू मैम। जी, आप अपने थॉट्स शेयर करें हमारे साथ। मैम मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि पीएम मोदी ने जो ये टॉप्स की स्कीम चलाई है ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इससे हमारे देश से बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी ऊपर के लेवल पे आ रहे हैं मैम, क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मैम गेम में। तो जब वे ऊपर लेवल पर आते हैं इनको टॉप्स में लिया जाता है। जब कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक क्वालिफाई करता है या वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई करता है, एलीट स्प्रिंटर्स हो या कोई भी किसी भी इवेंट में लो मैम, जब वो टॉप्स में आता है तो उसके अंदर एक अलग ही क्रेज आ जाता है कि यार काश अब तो मैं टॉप्स में आ गया, मैं बाहर भी जाऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए, मुझे अच्छे कोच मिलेंगे, फिजियो मिलेंगे, डाइट में डाइटिशियन होगी और हर चीज उसकी फिर अलग ही टाइप से हो जाती है मैम। उसके अंदर ऐसा होता है कि मुझे कुछ करना है, आई वांट टू डू समथिंग फॉर अवर कंट्री। तो वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, वहां से शुरू होता है। एक तो मैम सबसे पहले वो मिल्खा सिंह पिक्चर मूवी बनी, वहां से युवा बदल गया पूरा, इंडिया में एकदम तूफान आ गया उस मूवी के बाद में। हाँ। तो तब से फिर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू सर, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करूंगा, उन्होंने बहुत कुछ किया है मैम स्पोर्ट्स में। उनके बाद अनुराग ठाकुर सर अभी आए हैं तो ये भी बहुत कुछ कर रहे हैं। खेलो इंडिया प्रोग्राम तो जो था वो अपने किरण रिजिजू सर ने, प्रोग्राम क्योंकि आपने बात की खेलो इंडिया प्रोग्राम और खेलो इंडिया प्रोग्राम जैसे कई सारे जो इनिशिएटिव्स है, साइकिलिंग रैलीज, जी मैम, रन्स, जी लाखों और लाखों की तादाद में मोर देन 8 करोड़ यंगस्टर्स जुड़ रहे हैं ऐसे कैंपेन। कितना फर्क पड़ता है ऐसे इनिशिएटिव्स का सबको एक साथ जुड़ाने में और आगे ले जाने में? स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो एक्टिविटीज मैम बहुत फर्क पड़ता है। अगर पूरा यूथ एक साथ आ रहा है, हर उसमें कोई भी हो मैम, कोई भी इवेंट को उठा लेते हैं तो वहां पे जो भी खिलाड़ी जाता है मैम कुछ अलग ही करने की सोचता है, अपनी छाप छोड़ने की सोचता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है आज की डेट में खिलाड़ी, क्योंकि सरकार उसके साथ है। हर डिपार्टमेंट के जितने कुछ लोग हैं जो ऊपर लेवल पे खेल का आते हैं मैम, उनको आती जॉब प्रोवाइड की जाती है अच्छी अच्छी। तो जैसे मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ अभी जुड़ रही है दीपा मलिक। ओके मैम, यस, ओके इमीडिएटली ही इज अलाउइंग। दीपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे ही हमने हमारे स्टूडियो में मौजूद जो यंग एथलीट्स है, सच अ प्लेजर टू सी यू दीपा मलिक joining us. I think you're in the car. Yes, and you're moving and thank you हमसे हमारे लिए समय निकालने का। तो जैसे ही इन young athletes को पता चला कि हमने आपको इंतजार करवाया है, they cut short their conversation and they are wanting to now talk to you. Of course, go ahead. Yes, reaching out to young and the kind of confidence जो कि young India, young athletes and from Paralympics to mainstream, everything. क्या changes, क्या बदलाव आया है और ऐसा क्या हो गया पिछले एक दशक में और पिछले कुछ सालों में कि इंडिया इज एट द फोर फ्रंट ऑफ दोज स्पोर्ट्स, उन स्पोर्ट्स में जहां पे हम पहले कुछ नहीं कर पाते थे? देखिए, जो सबसे मेन जो बदलाव आया है वो आया है पॉलिसीज इंक्लूसिव हो गई है। जब पॉलिसी इंक्लूसिव हो जाती है मतलब गवर्नेंस का ध्यान, और गवर्नेंस का ध्यान में कहूं जब स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी खेलों से जुड़ते हैं, खिलाड़ियों की जीवनियों से जुड़ते हैं, खिलाड़ी की प्रोग्रेस से जुड़ते हैं, खिलाड़ी को अपने ट्वीट के माध्यम से सराहते हैं, मन की बात में उनकी सराहना करते हैं, तो बहुत पूरा देश का फोकस उस वक्त उन खेलों की ओर आ जाता है। और ये
बार मैंने देखा है, ऑफ कोर्स इसका असर टोक्यो से पहले रियो में नजर आया था, जब हमें टॉप स्कीम के अंदर जोड़ा गया था और मात्र 19 खिलाड़ियों में भी हम 4 मेडल लेकर लौटे थे। तो बहुत असर नजर आया है जो नई स्कीमें रखी गई हैं, जिनके अंदर पैरा स्पोर्ट्स को भी रखा गया है और अन्य खेलों को भी रखा गया है। जैसे क्रिकेट के ऊपर जो फोकस था, जब प्रधानमंत्री स्वयं ऐसी इंक्लूसिव पॉलिसीज बनाते हैं तो मुझे लगता है सोशल मीडिया सबका फोकस उन खेलों की तरफ जाता है। और ये बहुत जाहिर सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर वो खेल दिखेंगे तभी तो उन खेलों का सम्मान बढ़ेगा, तभी उन खेलों के बारे में लोग जानेंगे, जिज्ञासा जगेगी। अगर एक ही एक खेल दिखता रहेगा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आपका अखबार हो, क्योंकि एक आम व्यक्ति खासकर पैंडेमिक के समय में कैसे जुड़ेगा जी, वो तभी जुड़ पाएगा इन खेलों से जब उसके बारे में वो सोशल मीडिया या मीडिया या इन माध्यमों में देखेगा। और जब प्रधानमंत्री स्वयं अपने माध्यम से इन खेलों की चर्चा करते हैं, खिलाड़ियों से बात करते हैं, और जो पॉलिसीज होती हैं, सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो पॉलिसीज का इंक्लूसिव होने का आया है। तो वो बहुत बड़ा चेंज रहा, जिसके अंदर बराबर की भागीदारी, बराबर का सम्मान, बराबर का जॉब अपॉर्चुनिटी, बराबर की आपको सुविधा, जिसके अंदर दिव्यांग खेलों में खासकर और ज्यादा सुविधा कि आपको कैसा सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए, आपको कैसी प्रोस्थेटिक्स चाहिए, आपको डाइट अलग से चाहिए, क्या आपके एस्कॉर्ट्स की सुविधा आपको अलग से चाहिए। तो जब आपको एक कस्टमाइज ट्रेनिंग मिलती है और उससे भी बेहतर समय पर मिलती है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की टीम, चाहे रिजिजू सर का योगदान, चाहे अनुराग ठाकुर जी की पूरी टीम रही हो, हमारे संदीप प्रधान जी, हमारे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के सभी कर्मचारी जिन्होंने पैरालंपिक कमेटी के साथ मिलकर, और मैं बहुत सराहना करती हूँ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की भी, कि उन्होंने अब अपना जो नया गवर्नेंस है उसको एथलीट सेंट्रिक बनाया है। एक खिलाड़ी को आकर उन्होंने प्रेसिडेंट अध्यक्षा के रूप में रखा है और एक फिजिकली चैलेंज्ड खिलाड़ी को अध्यक्ष बनाया है, ताकि डिसेबिलिटी की सभी बारीकियां जो एक खिलाड़ी को चाहिए होती है उसका जितना भी रिक्वायरमेंट है वो रखी जाए। और जो मैं पहले बात कह रही थी कि समय से चीज मिलना, सुमित अंतिल को अगर अपनी जिम में जाना है और उसको एक प्रोस्थेटिक चाहिए जो उसको जिम में सपोर्ट करता है, फिर उसको दूसरी प्रोस्थेटिक लेग चाहिए जो उसको भाला फेंकने में मदद करता है, अगर वो उसको समय पे नहीं मिलता है, अगर वो उस पर प्रैक्टिस ही नहीं कर पाता है, तो जो चीजों का आवंटन भी हुआ है वो बहुत समय से हुआ है, एक अकाउंटेबिलिटी के साथ हुआ है। तो ये बहुत सुनहरे बदलाव हैं, चाहे वो पैरालंपिक कमेटी की तरफ से हो, और ढेर सारी शुभकामनाएं खिलाड़ियों को, क्योंकि मनोबल उन्होंने अपना कहीं नहीं तोड़ा। जो डट के जुड़े रहे, लगे रहे, पेंडेमिक था, घर में ट्रेनिंग करी, चाहे देवेंद्र झझरिया ने सिलेंडर उठा के ट्रेनिंग करी, चाहे घर के पीछे छोटे से पानी के टब में खड़ी होके सिमरन ने छपाकियां मारी पैरों की अपनी लेग की ट्रेनिंग करने के लिए। मैं इन सब एथलीट्स को फॉलो कर रही थी। भवीना की बात करूं तो रोबोट की से उसको दिया गया, तो रोबोट से उसने अपनी प्रैक्टिस करी टेबल टेनिस की। कंप्यूटर के सिस्टम्स लगाकर शूटर्स ने अपने घर में ही प्रैक्टिस करी। सिंहराज ने तो जितना पैसा मिला हरियाणा से वो सारा एक अपने लिए वो, और खासकर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने भी उसकी मदद करी, उसने अपने लिए एक शूटिंग ही बना डाली। तो मनोबल का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा और इसमें मैं बहुत सारा श्रेय देती हूँ। मेंटल ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग रही, हमने भी वेबिनार्स किए, कम्युनिकेशन को स्ट्रांग रखा, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी और मिनिस्ट्री के भी वेबिनार्स स्पोर्ट्स साइंसेस के चारों तरफ हुए। इस बार एथलीट को हमने देखा कि हर एथलीट ने अपनी ट्रेनिंग में स्पोर्ट्स साइंस को जोड़ा है, और स्पोर्ट्स साइंस ऐसे नहीं जुड़ती क्योंकि वो महंगी है,
वो तभी जुड़ेगी जब आपको उसके लिए फंडिंग दी जाएगी, फंडिंग दी जाएगी, तब बिल्कुल। आपके लिए पैसे दिए जाएंगे, चाहे वो मेंटल ट्रेनर हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, कंडीशनिंग कोच हो, प्रोस्थेटिक्स हो, चाहे आपका मेंटल ट्रेनिंग हो, न्यूट्रिशन बहुत महंगा होता है। तो हर चीज को समय समय पे खिलाड़ियों तक पहुंचाया गया। तो बहुत अच्छा माहौल रहा और मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि अपना एक्सपीरियंस भी मैं इसमें थोड़ा बहुत जोड़ पाई, खिलाड़ियों से वन ऑन वन बात कर पाई, उनके मनोबल में मैंने अपना सहयोग दिया। दीपा जी, आपका एक छोटा सा मैसेज देंगे आप हमारे दर्शकों को, जो आपने इतनी बड़ी बात कही कि अपॉर्चुनिटीज डिनाइड, you know, when you deny opportunities then you don't get results, लेकिन अब वो सब कुछ बदल गया है। दिव्यांग पैरालंपिक सेक्टर has seen a drastic change, that particular sport। देखिए, दर्शकों के मैसेज यही है कि पहले तो एक बहुत बड़ा धन्यवाद हर दर्शक को, क्योंकि जितना उन्होंने सराहा पैरा स्पोर्ट्स को, इस वक्त अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी तक हिल गई कि भारत से व्यूअरशिप और भारत से सोशल मीडिया एंगेजमेंट करोड़ों में पहुंच गई। जो इतनी पूरे भारत ने जो प्यार दिया, उसके लिए भी हमको एक अलग ही सराहना मिली कि भारत में इतना प्यार पैरा स्पोर्ट्स को और हमारे खेलों को मिला। तो एक तो बहुत बड़ा धन्यवाद, और दूसरा मैसेज मैं यही देना चाहूंगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री का नया भारत है, ये इंडिया एट 75 है, जिसके अंदर सभी को बराबर के अवसर मिल रहे हैं। ऐसी बेहतरीन पॉलिसियां बन रही हैं जिसमें युवा अपने फ्यूचर को हर माध्यम से एक स्किल डेवलपमेंट करने की जरूरत है। और जो मेरे साथ यहाँ खिलाड़ी जुड़े हैं, उन्होंने अपना स्किल डेवलप किया और उस स्किल में उन्होंने जो देश की बेहतरीन पॉलिसीज हैं वो जोड़ी हैं। और देखिए कितना उज्जवल भविष्य, चाहे वो दिव्यांग हो, शरीर उनका कम हो, लेकिन उनके इरादे इतने ज्यादा है और इतना ज्यादा उन्होंने ये कर दिखाया है, बार बार इस बात को प्रूव किया है कि वो किसी से कम नहीं, कम तो बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट दे आर मच स्ट्रॉन्गर, सबसे मजबूत, सबसे आगे। इस बार लड़कियों ने भी इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है, गोल्ड भी लाई है, सिल्वर भी लाई है, पहली बार ट्रैक में भी लड़की पहुंची है, कनोइंग में भी लड़की पहुंची है, टीटी में भी लड़की पहुंची है। तो ये देखिए, स्वयं मोदी जी कहते हैं जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, कि बेटियों को अवसर तो दीजिए और उनको फिर देखिए वो कितना कमाल कर सकती है। और कमाल कर दिखाया दीपा मलिक। यस दीपा मलिक, समय थोड़ा कम है, लेकिन हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें की। रियली इट हैज बीन एक्सट्रीमली ओवरवेलमिंग जो आपने स्टोरीज शेयर की दिव्यांग एथलीट्स की, जिन्होंने देश को, आई थिंक ये अपने में ही एक बहुत बड़ा मैसेज है स्टूडियो से, जो हमारे दर्शकों तक और देश तक, विदेश के भी जो हमारे दर्शक हैं हमसे जुड़ रहे हैं, वहां तक जाता है। तो ये जो पैरालंपिक्स का जो फ्रेटर्निटी है, दिस वाज समथिंग जो एक बैक बर्नर में पुरानी सरकारों ने डाल दी थी, और उन्होंने कहा कि कौन कौन ऑफिस बेयरर्स हैं जो इससे जुड़े हैं, और जो दोज हु हैव बीन देयर, डन इट एंड गॉन थ्रू दैट प्रोसेस, एंड जो डिजर्विंग है। हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, और डीडी न्यूज कॉन्क्लेव देश की बात डीडी न्यूज के साथ अगले चरण में वील हैव अ लास्ट लैप ऑफ कमेंट्स और वे फॉरवर्ड की बात करेंगे, और आप हमारे साथ बने रहिए। देश की बात डीडी न्यूज के साथ डीडी न्यूज कॉन्क्लेव में आप सभी का फिर से स्वागत है। पैनलिस्ट के पास जाने से पहले यहाँ पे जो नई ऊर्जा है, जो युवा शक्ति है हमारे डीडी न्यूज स्टूडियो में, वो हमारे साथ अपने थॉट्स अब शेयर करना चाहेंगी। हम स्पोर्ट्स की और स्टार्टअप इकोसिस्टम की, आपको याद होगा, हम बात कर रहे हैं, और कैसे ये सब एक नए भारत की नींव डाल रहा है, आगे भी होगा। और यस, हम कुछ कमेंट्स लेते हैं। आप फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं मैडम, मुझे तो फिटनेस तो वे ऑफ लाइफ, जैसा कि प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो ऐसा कर दिखाया कि शायद हमने कभी कभी सपना लिया करते थे कि गरीब बच्चे, हम भी देखा करते थे कि वो बिना चप्पल के स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, फिर कई दफे देखते थे यार इसको तो घर में जाके खाना भी पता नहीं अच्छा नहीं मिलता होगा, कैसे रहता होगा ये, कैसे ये गेम करता होगा।
प्रधानमंत्री जी ने उन बच्चों को आगे लाके अग्रणी करके और उन बच्चों को ये कैसे हुआ? ओलंपिक कैसे मुमकिन? प्रधानमंत्री जी ने ये समय देखा है, वो जुड़े हुए थे जमीन से, और जमीन से जुड़ के आज वो प्रधानमंत्री हैं। यही कारण है कि लोग मोदी साहब पे फिदा हैं। बस इतना ही। आप मुस्कुरा रहे हैं। यस, बोलिए। मेरा नाम अभय कुमार है और मैं भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा नई दिल्ली में स्टार्टअप हूँ। जी, स्टार्टअप। और हाँ, हमारा फूड का काम है, मोटे अनाजों पे काम कर रहे हैं जिसको मिलेट्स कहते हैं। हमारा सवाल है हमारे सीनियर से कि जैसे अभी स्पोर्ट में फूड्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है और सुना भी है कि फूड्स काफ़ी महंगे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा किस तरह के फूड्स की आपको रिक्वायरमेंट्स होती है मैक्सिमम परफॉर्मेंस देने के लिए ओलंपिक या जो भी गेम आप करते हो, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए तो शायद अच्छा होगा। अच्छा, ये आपके लिए पूनम। हाँ, आप जैसे स्पोर्ट्स की बात की आपने, और ये एक इनोवेटिव आइडिया ही है कि भी आप फ्रूट्स के उसमें काम कर रहे हैं। जो एक स्पोर्ट्स पर्सन रहता है उसको बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। उसमें काफी सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में बच्चे वेट रिडक्शन का भी काम करते हैं, उनको वेट कैटेगरी में खेलना होता है। तो साई के सेंटर्स में डाइटिशियन होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं उनको, उनके ब्लड टेस्ट होते हैं, उनको बताया जाता है ये विटामिन आप में कमी है, तो उसके अकॉर्डिंगली डाइटिशियन उनको रिकमेंड करते हैं। फ्रूट्स तो सभी अच्छे हैं, बैलेंस डाइट में सब विटामिन ए बी सी जो भी मिले अच्छा है, तो जो डाइटिशियन रिकमेंड करते हैं तो वो फ्रूट्स बच्चों को दिए जाते हैं। नेक्स्ट, एक आपने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि स्टार्टअप कैपिटल की, कि हम स्टार्टअप कैपिटल कैसे बने, या फिर क्या हमारी तरफ दुनिया देख रही है कि हम स्टार्टअप कैपिटल बन सकते हैं। सो उस केस में एक थॉट है जो हम लोग अब धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारे देश का, जो मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड है, इन स्टार्टअप इकोसिस्टम एज वेल, नॉट ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग में तो हम कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा स्टार्टअप में भी देर आर लॉट ऑफ SaaS कंपनीज, SaaS इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड कंपनीज, राइट? लॉट ऑफ SaaS कंपनीज आर नाउ कमिंग अप इन इंडिया which are basically making the product in India, but the product is now being sold across the world. जैसे अभी Freshworks का एग्जाम्पल है। Freshworks is an Indian company जो यहाँ शुरू हुई, 70% 80% employees are Indian. Across the world उनका प्रोडक्ट जा रहा है, which is a SaaS product, which is a software product, वो सब्सक्रिप्शन में जा रहा है। ऐसे ही लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज, इवन स्मॉलर स्टार्टअप्स, कंपनीज लाइक अस, हम एक हेल्थ केयर कंपनी है, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी स्पेस में हम भी इंडिया में काम कर रहे हैं, बट उसके अलावा बाहर भी और कंट्रीज में हमें लोग रीच आउट कर रहे हैं कि क्या आपका प्रोडक्ट हमारे देश में भी यूज रीच आउट कर रही है कंट्री, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रही है। एग्जैक्टली, कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इवन वेस्टर्न कंट्रीज आर रीचिंग आउट। सो एक ये जो अगर मेक इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टअप्स एंड SaaS, बिकॉज यहाँ स्केलेबिलिटी की इन्फिनिट इन पॉसिबिलिटीज हैं, यू डोंट हैव टू मैन्युफैक्चर एंड स्केल, बट यू कैन स्केल अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी विच कैन गो अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड दैट कैन ऑल्सो इंक्रीज आवर GDP in the long run. For you're saying, just to cut the long story short, that आपको वो system, वो conducive system है। Quickly Pranav, your thoughts on that, आप भी कि एक system जब आपने दिया तभी तो ये possible हो पाया, वो bureaucratic lethargy, all that is thing of past. Sure. So ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए नहीं है कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, बट इवन फॉर द इंटायर इकोसिस्टम, वेदर इट्स SaaS सॉफ्टवेयर और फॉर द मैटर एनी अदर प्रोडक्ट। आई थिंक ये जो परसेप्शन और ये सोच है और ये जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं, स्कीम्स हैं, ये सारे सेक्टर्स के लिए हैं। हर एक सेक्टर के लिए ऑब्वियसली अलग अलग है, बट देन ऑब्वियसली SaaS हैज ऑलवेज बीन अ प्रायोरिटी। चाहे आपका फ्रेशवर्क्स देखे, चाहे जोहो देखे, इंडिया हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर कंटेंटर फॉर द वर्ल्ड, राइट? सो सॉफ्टवेयर तो हमेशा एक फोकस रहा है इंडियन का। एक और कमेंट लेते हैं यहाँ से। जी अनन्या। मेरा क्वेश्चन पूनम मैम से था कि मैम स्पोर्ट्स साइंस स्पोर्ट्स की फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस रखता है और वो कैसे एथलीट्स को बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करता है? आप किस स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं? मैम आई एम फ्रॉम जिम्नास्टिक्स, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स। आई एम अ नेशनल मेडलिस्ट। Excellent, welcome and thank you for joining us on the conclave. Yes. See, impact of innovation and ideas. वो मेरे ख्याल से उसका उम्र 14-15 years होगा। मैम 18 years। तो मतलब 17-18 साल का बच्चा ये सोच रहा है स्पोर्ट्स साइंसेस की क्या इंपॉर्टेंस है। स्पोर्ट्स साइंसेस की बहुत इंपॉर्टेंस है, जितना कोचिंग का इंपॉर्टेंस है उतना ही स्पोर्ट्स साइंसेस का इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यू नो कोचिंग में हम बच्चे को सिखाते हैं टेक्निकल टैक्टिकल चीजें,
बीइंग अ कोच बच्चे को सिखाता है टेक्निक कैसे करना है, आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है। स्पोर्ट्स साइंसेज उसमें हमें सपोर्ट करता है। आपको बायोमैकेनिक्स से, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स से आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। डाइटिशियन आपको अच्छा डाइट बताते हैं, अगर आप वेट रिडक्शन कर रहे हैं तो कौन सी डाइट खाने से कार्ब्स कम लेने हैं, प्रोटीन कैसे लेना है, सब। उसके बाद आप जो आपके GTMT एक्सपर्ट्स होते हैं, प्लानिंग पीरियडाइजेशन में आपको हेल्प करते हैं। और फिर बायोकेमिस्ट्री का भी अपना इंपॉर्टेंस है, स्पोर्ट्स साइंसेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और आज के टाइम में जहां नेक टू नेक कंपटीशन है, मतलब थाउजेंड्स, आप जब 100 मीटर रेस की बात करते हैं, वहां मार्जिन देखिए कितना है, 1000 पार्ट ऑफ ए सेकेंड, तो वहां पे स्पोर्ट्स साइंसेज की बहुत इंपॉर्टेंस है। वीडियो एनालिसिस है, देन यू हैव गॉट द स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जिसका मेंटल ट्रेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जैसे आप नेशनल स्क्वाड्स में भी आपने देखा होगा, तो जो नेशनल स्क्वाड में टीम बनता है पूरा, कोच, हेड कोचेस, यू हैव गॉट टेक्निकल चीजों के लिए। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आपके SNC एक्सपर्ट होते हैं, आजकल जो एक नया बूम आया है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट्स, तो वो आपकी बॉडी को इतना फिजिकली फिट बनाते हैं ताकि आप हर एक स्पोर्ट्स की टेक्निक्स अच्छे से करें। तो स्पोर्ट्स साइंसेज का बहुत इंपॉर्टेंस है, और आज की जो यंग जनरेशन है कोचेस की, वो उसकी इंपॉर्टेंस समझ भी रहे हैं। यस, दैट्स व्हाई ये इतना इम्पोर्टेंट क्रिटिकल सवाल, एंड शी इज national medalist in gymnastics. All the very best to you. All the very best to you. In fact, let me quickly go across to another special panelist joining us on the show from the Paralympics field. Something, and these athletes who have actually broken all barriers. And Ranjan also joins us again, Ranjan Sodhi. But let me quickly welcome Sharad Kumar. He is a bronze medalist. I think we should just give a loud round of applause. Bronze medalist high jump in the recently concluded Paralympic Tokyo 2020. आपका बहुत-बहुत स्वागत है शरद. Such an honor to talk to you. तो Paralympics. Thank you very much. Yes. Thank you very much. It's a pleasure of mine to be in the show too. Broken barriers. Divyang Paralympic athletes. There is no limitation. Sky is the limit for you. कैसे कर दिखाया आपने ये सब? It's basically we Paralympic athletes, we do not consider ourselves to be physically challenged. We try to pursue our skills which we like doing. So in that course of time, after we've done something, then it goes to be saying, okay, this man has done this, and then we are categorized like, all right, this guy's a Paralympian and he's doing that. But in the whole manner, I think we are just trying to pursue our goals, our passions, our likings. So after we performed well in that, then we get to know the recognitions that's happening. But I think we are first individual who are performing at us. Sharad, that support system, what was lacking earlier? What was lacking earlier? Because we've seen in these edition of games, जो एक spectacular performance और उन sports से भी जहाँ पे हम कभी अपना खाता भी नहीं खोल पाते थे पहले, और इस बार मेडल्स की ऐसी बौछार रही. Yeah, the thing is, there's just not been one thing that we've been looking that has made a difference here. The things are like, of course, the support from the government. Like most of the athletes have become so professional with the tops coming and the other foundations coming and making the athletes understand what is it all about. And then also another thing is like, see, the Prime Minister's intervention to make Paralympic sports our mainstream sport. So I think these are few things that has already come. And see, firstly, I think with Paralympics, the most important thing is we as an athlete, we were never wanting to be part of such a game, which was like a taboo for me particularly. I thought that it's a taboo and I didn't want to be part. Now I'm using the platform to reach out to the world and it's making like an armor to me. So I think the first thing, of course, the facilities that has been provided to us, like all athletes that have been provided. See, we can use the SAI equipments, the arenas, the training facilities, sports science. Ranjan? So everything we use. Yeah, go ahead, please. Yes, Sharad, go ahead. So the things we are using this like as a proper professional training now, and that has led to this. And of course, see, we have to mention that, I think more than the medals and anything, the athletes wanted to prove themselves and like wanted to get to the Prime Minister's notice. I think that is what has changed for the athletes. Yes, absolutely. We have one more athlete in our studio. She's from SAI. We have Poonam Beniwal here with us. She also wants to talk to you. Poonam,
आप कुछ बात करना चाह रही थी। मैं यही पूछना चाहूंगी, आप पैरालंपिक्स में गए, वहां इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, अब पैरालंपिक्स एक बूम है इंडिया के अंदर, सो लाइक आपने देखा कि भी आप ओलंपिक्स में जाने से पहले तो मोदी जी ने आपसे बात किया, प्रधानमंत्री जी ने बात किया, तो उस बातचीत का आप पे क्या इम्पैक्ट रहा? एक्चुअली यही बहुत सारी चीज, जैसे हम लोग जाने से पहले यू रियलाइज कि पहली बार एक ऐसा सिस्टम हुआ है जहाँ पे प्राइवेट लोग से आने से पहले गवर्नमेंट हमारे साथ आया है, सपोर्ट किया है। जैसे कि जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर हम लोग से बात कर रहे हैं, मेडल जीतने पे बात कर रहे हैं, और वापस आने पे इतना अच्छा फेलिसिटेशन हो रहा है। तो ये सब चीजें मोस्ट ऑफ द एथलीट्स के दिमाग में ये चीजें थी कि देखो ऑलरेडी वी आर इग्नोर्ड इन फ्यू स्पेसेस, बट द लीडर ऑफ द स्टेट और द कंट्री is acknowledging your effort. So I think most of the athletes wanted to prove themselves to the Honorable Prime Minister. This was one thing for sure. Sharad, your final message, your message to your peers, to your contemporaries, to those who are watching, to aspiring Olympians, I would like to use the word, because अब Olympic medal हमारे लिए वो एक dream नहीं है, हम अब कर रहे हैं. It's a new normal now. Sharad, last आपके yes message. It's going to be a reality now. The thing is, see, with Neeraj's medal, I think most of the people are not going to even complain that these are the facilities we are not having, these are the things. So everybody now, it's not about like these are the things we don't have. Even if not having it, yet people are being able to give a gold medal in the Olympics. I think this is going to make a sports revolution. There's going to be a sports burst, I feel. And this is the most important, this is the critical time that the country's administration needs to look at. The thing is, this need to be given a right direction. If we provide the right direction for this, I think one medal is not just going to be on the right small. course? It's going to be Are we on the right course? That right direction? for Are sure. we For moving in the sure, right direction? I think for sure we are on the right course. That's how I see that the Paralympic people have given so many medals, and there might just be, see, the administration are going to do the work. I think the athletes need to understand one thing. See, we as a Paralympic athlete, we need to first understand that we are Paralympic athletes, not an athlete. It is an awareness program. I feel like Paralympics is an awareness program. We need to accept certain things. See, I for sure wasn't accepting my disability and wasn't trying to come ahead and do the game. I think we parallel athletes need to accept our disability and make it our strength, and then come. And then there's so many things now, the government, the other organizations, they are now coming ahead. They're understanding the importance of sports over health, like everything they know, how this is going to change the whole system, where we are using so much of spending money for insurance claims, health, medical fitnesses, mental awareness. I think sports can provide this at a cheaper cost. So I think this needs to be going in that manner. And it will. And yeah, it's happening. Yes, and we're wishing yes, we have a question from one of our youngest athletes in the studio, please. Identify yourself. Mic is on. Puchiye sawal. Hello, sir. I'm Malika Kulshresht and I'm an international gymnast. सर मेरे को आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि आप इतने बड़े एथलीट हैं, इतने वर्ल्ड क्लास एथलीट हैं, तो आपके हिसाब से एक ऐसी क्वालिटी हर एक एथलीट में जो उसको उस लेवल पे पहुंचाए, मतलब हर एक एथलीट का एक सपना होता है ओलंपिक पोडियम तक जाना, तो आपके अकॉर्डिंग एक क्वालिटी जो हर एथलीट में होनी चाहिए जो उसे वहां तक पहुंचाए? बहुत बढ़िया। देखो, एक्चुअली मैं 5 साल से यूक्रेन में ट्रेनिंग कर रहा था, और सच अ कंट्री जहाँ पे इंग्लिश तो कोई बोलता ही नहीं, एंड वहाँ पे वेदर कंडीशन भी लाइक -30, -25 होते हैं। सो बेसिकली मैंने एक चीज नोटिस किया कि सी आई ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन गॉन टू यूएसएसआर। दोनों में डिफरेंट ट्रेनिंग, एक टेक्निक पे ध्यान देती है और एक मॉडर्न सिचुएशंस पे ध्यान देती है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया, जब मैं यूएस में था मेरा मेडल नहीं आया, सारे इक्विपमेंट्स होते हुए, सब चीज होते हुए, लेकिन मैं जब यूक्रेन में ट्रेनिंग किया मेडल आया। क्योंकि आई थिंक जो डिसिप्लिन है ना, हमें जो मेन फोकस, लाइक यू हैव टू बी डेडिकेटेड, एंड इट इज सच दैट इफ यू हैव अ मोनोटोनस ट्रेनिंग you will surely have an improvement impact, for sure, because if you're disturbed by many other things around you, if you're trying to make a difference there, I think that's going to have a little impact. So I suggest that we have to have a discipline, and if we have a goal that this is how we have to go ahead, then that is first thing. Because I have gone through my tough times in Ukraine all by myself alone, and yet I did not let the path change. So this is one thing I feel that, yeah, if you have a plan, stick to it. And you know, the best part is so many athletes, they tell me, you know, the government doesn't have, the foundations doesn't have. It is not the truth. You have a concrete plan, you give them the strategies, the things you need,
and it can be very well known to all of them. And when they realize that these are the things you really needed, they provide it. Because see, most of us, what we just make a proposal. We say we need this, we need that. No, you need to do a thorough research, and you know everybody understands when you have a plan, it's a goal. They come to help you, and you this have is the what back I of think the we need to system be with you. disciplined. Yes, now the system is such that you have its back. Thank you very much, Sharad Kumar. Thank you so very much. All the very best to you from the entire fraternity of Doordarshan. Thank you, and all the very best. And let me come Thank you back for to our having me. panelists. Thank you very much. And okay. And we need to wrap up, and हम closing remarks लेंगे. पूनम आपके पास आना चाहूंगी. तो ये पैरालंपिक्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो disability, physical disability is no more a limitation, right? It's no more a limitation क्योंकि आपने वो सिस्टम दिया, इस सरकार ने वो सिस्टम दिया कि आप डिसेबिलिटी तो भूल गए. It is just there, but you have so much to achieve और ये कर रहे हैं. जी, मैं आपको एक कोट बोलना चाहूंगी इधर में. मोहम्मद अली का कोट है, चैंपियंस आर नॉट मेड इन द जिम्स, दे आर मेड समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, अ डिजायर, अ ड्रीम. दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल, बट देयर विल मस्ट बी ग्रेटर देन स्किल. तो पैरा ओलंपियंस जो हमारे हैं, ठीक है, भगवान ने फिजिकल कोई ना कोई कमी छोड़ी, लेकिन मेंटली दे आर सो स्ट्रॉन्ग. दे आर लाइक, डिसिप्लिन की बात है, सो मेंटल टफनेस बहुत जरूरी है. एंड दे आर लाइक, वी इंडियंस आर मेंटली स्ट्रॉन्ग. तभी कोविड सिचुएशन में देखिए हमने बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस दिया. जब सारी दुनिया पेंडेमिक में थी, हमने विल पावर दिखा के कोविड से लड़ते हुए बेस्ट टू बेस्ट दिया. सो एक स्पोर्ट्स कल्चर होना चाहिए कंट्री के अंदर. तो पहले 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद वो स्पोर्ट्स कल्चर आया, उसके बाद अभी 2021 में पैरालंपिक्स का स्पोर्ट्स कल्चर आया है. तो ये बहुत आगे तक जाएगा. पैरालंपिक का स्पोर्ट्स कल्चर और अदरवाइज अगर आप एक बड़ी तस्वीर की बात करें तो वापस हम युवा शक्ति और जो हम बात कर रहे हैं कि कैसे इट्स लेइंग द फाउंडेशन ऑफ न्यू इंडिया, इट इज फॉर द यंग, बाय द यंग, थ्रू स्पोर्ट्स. उस पे पहला सुख निरोगी काया, चाहे वो मतलब लेमैन हो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन सिखाता है. स्पोर्ट्स एक आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है. आप सुबह 5 या 6 बजे उठ के आप जब थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप मेंटली फ्रेश रहते हैं. तो आप तो वो जरूरी नहीं है एक स्पोर्ट्स पर्सन खाली ओलंपिक्स तक ही जाके एक स्पोर्ट्स पर्सन कहलाए. तो आप एक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एक नॉर्मल लाइफ में भी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, और वो बहुत जरूरी है. अगर आप फिजिकली मेंटली फिट है तो आप वही युवा होते हुए पानी में भी आग लगा दोगे. ओके अनुज, पानी में आग लगा दोगे. स्पोर्ट्स वाले तो बिल्कुल रेडी है, और अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम, बिल्कुल. आप कहाँ पे आग लगाने वाले? मैं भी उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ. एक हमारी आगे जी की जो कविता है उसकी 2 लाइनें में लिखूंगा, जिसमें हारिल जो अपना पक्षी होता है, जो अपना जब उड़ता है आंधी में, तूफान में, ऊपर जब जाता है तो अपने पैरों में एक तिनका रखता है. तो उसको भरोसा ये नहीं है कि तिनका हमें सवाल लेगा, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो एक सिंबॉलिक होता है. अभी यहाँ जैसे बोलते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, तो अभी जैसे उन्होंने बोला मिल्खा सिंह मूवी आई या फेलिसिटेशन प्रोग्राम हुए, बाद में वो कवर अप हुआ, उसके बाद उससे पहले मीट आउट हुआ, इस तरीके के डीडी न्यूज हमारा कवर अप कर रहा है. तो ये एक इकोसिस्टम कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट बन रहा है सारी सिनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए. तो आगे जी लिखते हैं कितना अच्छा सा कि उड़चल हारे लिए हाथ में एक अकेला ओछा तिनका, जो तिनका लेके जा रहा है, शक्ति रहे तेरे हाथों में छुट न जाए चाह सृजन की. तो ये जो सृजन की बात है, जो क्रिएटिविटी की बात है, जो इनोवेशन की बात है, उसको हमें जिंदा रखना है. हमारी जिम्मेदारी है, पास ऑन भी करना है आगे नेक्स्ट जनरेशन को, और ये मरने नहीं देना है. टफ टाइम्स आएंगे, गवर्नमेंट्स भी चेंज होंगी, टाइम्स भी चेंज होंगे, टेक्नोलॉजी चेंज होंगी, बट जो क्रिएटिविटी है, जो हमारा स्ट्रगल करने का, जो हमारा एक भारत का एक हमारे पूर्वज भी किया करते थे, सीखने को तो हम अपनी दादी और नानी से भी सीख सकते हैं. उनका जो जज्बा रहता था, वो कितने संघर्ष और कितने मुश्किल समयों में कैसे करते थे. तो उस चीज़ को हमें पुटअप करना है, अपनी एनर्जी को बहुत सिंक्रोनाइज मैनर में रखना है, चाहे वो कोई सा फील्ड हो. हमें मोटिवेटेड रखना है खुद को, और टाइमलाइन से हटके कुछ नया करने का अगर इच्छा है तो भारत का बहुत अगले आने वाला समय, कुछ साल बहुत सुनहरे रहने वाले हैं, और ये युवा शक्ति जैसे प्रोग्राम उसमें एक अहम योगदान है. अगले आने वाला समय भारत के युवाओं के नाम, समय, फ्यूचर, इवन द प्रेजेंट इटसेल्फ. बिल्कुल. तो जिस तरीके से भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम, हम 3rd वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गए हैं, और जिस पेस में हम जा रहे हैं,
ऐसा टाइम दूर नहीं है कि शायद वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम हम बन जाएंगे यूएस को पीछे छोड़ते हुए, बिकॉज हम लोगों का जो युवा पॉपुलेशन है और जिस स्टार्टअप आइडियाज पे वो काम कर रहा है उस हिसाब से हम बहुत फास्टर ग्रोथ रेट पे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को एक स्टार्टअप आइडिया को ज़रूर इवैल्यूएट करना चाहिए जब वो कॉलेज में ही है और उनका रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज़्यादा है, जब उनका उम्र कम है, ताकि उस टाइम पे वो रिस्क ले सकते हैं। उस टाइम पे वो ज़रूर इस चीज़ को इवैल्यूएट करके देखें कि वो एक स्टार्टअप में आगे जा सकते हैं कि नहीं। स्टार्टअप सबके लिए नहीं होता, कई लोग होते हैं जिनका रिस्क एपेटाइट कम होता है, विच इज ओके, बट आप जरूर जानिए, लोगों से मिलिए, अपने मेंटर से मिलिए, बिकॉज मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल है। अटल इनोवेशन मिशन और टिंकरिंग लैब्स गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं ताकि मेंटरशिप हो पाए स्टार्टअप्स के लिए। का इतना बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स, स्मार्ट हैकाथॉन्स और ये सब इतने हो रहे हैं ताकि स्टार्टअप्स अपने आप को टेस्ट कर पाएं, और अगर उन टेस्टिंग में वो आप आगे निकलते हैं, मेंटरशिप आपको अच्छी मिलती है, तो आप जरूर आगे बढ़ के स्टार्टअप सेटअप कीजिए। स्टार्टअप ही इस देश को आगे लेके जाने वाला है। दैट इज व्हाट इज द मिशन बिहाइंड बी अ जॉब क्रिएटर, and that is what the future is about. The movers and shakers of the entrepreneurial world, they are the entrepreneurs of today. Right, absolutely. पहले कहते थे of tomorrow, but today. Of today, yes, yeah. Yes. I want to add one last benefit of supporting the youth. युवा शक्ति की वजह से पहली बार भारत जो है दुनिया जा रहा है। बिजनेस और स्पोर्ट्स दो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक देश जाना जाता है और जिसकी ग्रोथ से देश बढ़ता है। एवरीबडी, ऑल द बिग नेशंस आर ईदर इकोनॉमिक पावर्स और स्पोर्ट्स पावर्स, दैट्स हाउ वी नो देम। और कोई देश जिसमें इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं है उसको कोई नहीं जानता, और हमारे युवा आज ये ले जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत मुझे लगता है कि 2014 में हुई थी। बिफोर प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई भी हमारे देश से हिंदुस्तान को बाहर कौन ले जाता था, एक्सेप्ट फॉर पॉलिटिशियंस रूलिंग द फेडरेशंस हु हैड एब्सोल्युटली नो लिंक विद दैट हमारी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंस नहीं थी। इंडियन बिजनेस आप देखिए तो कोई ग्लोबल बिजनेस नहीं है। पहली बार उनने खुद जाके देश का नाम फैलाया, इंडियंस जो बाहर रहते हैं उनके साथ कनेक्ट बढ़ाया, इनकरेज किया लोगों को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, इंडिया को देखने के लिए। और यूथ को तो कितना मोटिवेशन दिया है वो हम सुन ही रहे हैं पिछले इतनी देर में। इसकी वजह से अब पहली बार यूथ जो है बिजनेस बना रहा है, हमने सुना जो ग्लोबल बनेगा बिजनेस। किताबी बातें नहीं है, दीज आर लाइव रियल एग्जांपल्स। ओलंपिक चैंपियन, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को दुनिया जानती है, वो जिस कंट्री से भी है। तो ये हमारा नाम दुनिया में जा रहा है और मुझे लगता है कि इसी बात पे हम चलते रहेंगे तो दैट इज हाउ ट्रूली वी विल बी नोन एज अ ग्लोबल पावर, एंड दैट्स व्हाट विल मेक अस अ ग्लोबल सुपर पावर। तो जो स्पोर्ट्स है, जो हमारी युवा शक्ति है, हमारा खेल, हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये नए भारत की न केवल नींव है, ये एक नए भारत की एक बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार पहचान उभर के आ रही है। आलोक अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इनोवेशन इवेंजलिस्ट है, टेक्नोक्रेट है, आपका धन्यवाद करूंगी मैं। प्रणव भाटिया, स्टार्टअप इंक्यूबेटर, और अनुज यादव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का, डायरेक्टर सुकृति सोशल फाउंडेशन। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस स्पेशल कॉन्क्लेव ऑफ डीडी न्यूज, जिसमें हमने की देश की बात डीडी न्यूज के साथ। आप सभी का दूरदर्शन के इस कॉन्क्लेव से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। नमस्कार।